हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू एमओबी मैथ्स ऑन ब्लैक बोर्ड। तो गाइज आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसी बेसिस पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके एवरीवन, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि we have to find the HCF using Euclid's division algorithm। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये डिवीजन लेमा है, इसको बार बार अप्लाई करते रहो। एंड हमने ये पढ़ा था कि दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसको A मान लो और जो छोटा नंबर है उसको B मान लो। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करो, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, 135 एंड 225। तो 135 वन जा 135 एंड मेरा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करके आ गया 90। तो मैं इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि ये जो b है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके a बन जाता है और जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट स्टेप में जाके ए बी बन जाता है। तो अब इन दोनों में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, 90 और 135 को डिवाइड करेंगे, तो 90 वन जा 90 एंड सब्ट्रैक्ट करके हमारा रिमाइंडर आ गया 45। तो हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से रिपीट करेंगे स्टेप, 90 बन गया ए एंड 45 बन गया बी। फिर से लगाएंगे 45 और 90 में, तो हमें पता है 45 और 90 में 45 इंटू टू, 45 टू जा 90 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 इंटू टू और रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें इसी स्टेप की तो वेट होती है कि हमारा रिमाइंडर जल्दी से जल्दी 0 आ जाए। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें पता है कि ये लास्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप में हमारा बी होता है, डिवाइजर होता है, वो हमारा HCF होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया HCF इज इक्वल टू 45। सिंपल, राइट गाइज। देखो HCF निकालना बहुत बहुत सिंपल है जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। अब इसके बाद सेम क्वेश्चन के दो और पार्ट्स हैं, तो चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 196 और 38220, फिर से A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बड़ा नंबर हमें पता है कि 38220 वो A हो गया एंड स्मॉल नंबर 196 तो वो B हो गया। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हम इन दोनों को चलो डिवाइड करते हैं। तो 196 एंड 38220, तो सबसे पहले 196 वन जा 196, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 12 माइनस 6 6 आ गया, यहाँ पे 17 माइनस 9 8 आ गया और 2 माइनस 1 1 आ गया, 1862। ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या यूज करें? अब इसके बाद हम यूज करते हैं 196 9 जा, वो होता है 1764, 1764। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9 और यहाँ पे 7 माइनस 7 0। तो ये इतना ही रह गया, अब ऊपर से नीचे उतरेगा 0। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके बाद डायरेक्ट 196 5 जा 980 होता है। तो हमारा पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया। देखो एवरीवन, हमारा पहले स्टेप में ही रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? देखो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करो। डिविडेंड कितना है? 38220। उसके बाद डिवाइजर कितना है? 196। कोशेंट कितना आया? 195 और रिमाइंडर कितना आया? 0। तो हमें बस इसी स्टेप की तो वेट होती है कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ पे पहले स्टेप में ही आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो भी डिवाइजर है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो डायरेक्टली HCF निकल गया, तो इसका HCF कितना है? 196। सिंपल, राइट एवरीवन। ऐसे ही एक थर्ड पार्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल। फिर से बड़ा नंबर जो है उसको A मान लो 867, और जो छोटा नंबर है उसको B मान लो 255। तो हमने फिर से डिवीजन लेमा लगानी है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने फिर से इनको रफ में डिवाइड किया, 255 एंड 867। तो ये थ्री सा यूज हुआ यहाँ पे, 255 थ्री सा कितना होता है? 765। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया? 102। तो ये हमारा रिमाइंडर। सो A इज इक्वल टू B
मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्वोशंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102, तो फिर 255 जाके बन गया ए, क्योंकि ये पहले बी था, और जो रिमाइंडर है वो फिर से आके बी बन गया। तो अब इन दोनों को डिवाइड करो 102 एंड 255, तो 102 जा 204, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर इज 51, तो इसको हम लिखेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर से रिपीट, कब तक रिपीट करते हैं, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए। अब इन दोनों को डिवाइड किया 51 एंड 102, तो 51 टू जा 102, रिमाइंडर इज जीरो, तो फाइनली हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। हमें इसी स्टेप की वेट होती है कि रिमाइंडर जल्दी से जल्दी जीरो आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया तो आपको पता है लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ डिवाइजर चाहिए, ये डिवाइजर 51 है तो ये हमारा HCF हो गया। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इसमें HCF कितना आया 51। देखो दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, राइट एवरीवन। ओके देन चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो कह रहे हैं कि शो करो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1, 6q+3 या 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लिख लेना है। वो होती है a इज इक्वल टू bq प्लस r। ओके अब हमें दे रखा है कि हमें शो करना है क्या, किस फॉर्म में, 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5, इस फॉर्म में शो करना है ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ध्यान से अगर इसको देखें तो ये bq+r की फॉर्म में है, तीनों चीजें bq+r। तो जब मैंने इनको कंपेयर किया तो इससे b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा b जो है वो 6 होगा। b क्या है, b हमारा डिवाइजर होता है। अब मुझे शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पहले हम सपोज कर लेते हैं, पहला स्टेप इसमें होता है लेट a को मैंने सपोज कर लिया, a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या किया, मैंने b की वैल्यू 6 ले ली। वो कैसे ली वो मैंने आपको अभी बताया कंपेयर करके। उसके बाद हमने जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ी तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ी थी। वो कंडीशन थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड स्टेप में, दैट कंडीशन वाज दिस, कि जो रिमाइंडर है वो b से तो छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है या इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज यही है ना कि या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, वो b से छोटा होना चाहिए बस, या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकता है। ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, तो इसके बेसिस पे मैंने रिमाइंडर की वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ए के अलग अलग केस बनाने, ये मेरा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझोगे तो बहुत ही सिंपल है। ओके एवरीवन, अब मुझे बी की वैल्यू पता है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे ए की पहली वैल्यू क्या बन जाएगी, बी क्यू प्लस आर। तो बी कितना है 6, क्यू को हम क्यू रहने देते हैं, और फर्स्ट केस में रिमाइंडर है 0। सेकेंड वैल्यू क्या बनी, 6q+1। जितनी आर की अलग अलग वैल्यू है उतनी ए की अलग अलग वैल्यू बन गई, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5। तो ये ए की अलग अलग वैल्यूज बन गई, ठीक है। कितनी वैल्यूज बन गई, 6 वैल्यूज ए की। अब उन्होंने बोला कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हमें यहाँ पे ध्यान से जो स्टेप समझना है वो ये समझना है कि उन्होंने बोला क्यू एक इंटीजर है, तो क्यू अगर एक इंटीजर है तो 6q तो हमेशा इवन रहेगा ना, 6q हमेशा इवन रहेगा। कि आप 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 3 जा 6 2 जा, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा इवन आएगा ना। अब 6q में 0 ऐड किया, इवन नंबर में 0 ऐड करोगे तो वो तो हमेशा इवन रहेगा। अब 6q इवन है, इवन में 1 ऐड करोगे तो वो हमेशा ऑड आ जाएगा, इवन में इवन ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे तो वो इवन ही रहेगा। 6q+3, इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। 4 फिर इवन में इवन ऐड करा तो वो इवन रहेगा, और इवन में ऑड नंबर ऐड कर दिया
तो वो ऑड आ जाएगा। तो इससे आपने डायरेक्टली शो कर दिया कि अब अगर आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो तो वो हमेशा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 फॉर्म में आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे दैट every positive odd integer every positive odd integer is of the form, कौन सी फॉर्म का, जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। सिंपल, राइट एवरीवन? बहुत ज्यादा सिंपल है, राइट? ओके देन लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को जो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम इन क्वेश्चंस को स्टेप वाइज करें तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं एक आर्मी कंटिजेंट है, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स। उन्हें मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ओके, तो 32 मेंबर्स के मार्च करना है। तो वो कह रहे हैं कि उनको इस हिसाब से मार्च करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? ठीक है, आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का और आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स वही होगा ना जो दोनों का HCF है, तभी हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब हमें दोनों का HCF चाहिए। ठीक है, किस किस का? 616 एंड 32, इन दोनों का HCF चाहिए। तो फिर से आपको पता है दोनों में से बड़ा नंबर जो है उसको A मान लो, जो छोटा नंबर है उसको B मान लो, और इनमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो, A इज इक्वल टू BQ+R। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 32 एंड 616। तो 32 वन जा 32, जब सब्ट्रैक्ट किया तो 11 माइनस 2 आ गया 9 और 5 माइनस 3 आ गया 2, 29। तो ये बन गया 296। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसके बाद हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 32 नाइन का यूज हो सकता है। यस, डायरेक्टली हो सकता है। तो 32 नाइन का 288। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके मेरा रिमाइंडर आ गया 8। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई Q प्लस R। रिमाइंडर कितना है? 8। तो फिर ये 32 जाके A बन गया, उसके बाद ये 8 जाके B बन गया। तो 8 का हम सबको पता है 8 4 जा 32 होता है और रिमाइंडर 0 आ गया। तो HCF के लिए हमें सिर्फ इस स्टेप की वेट है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो हमें पता चल गया कि ये जो B है ये हमारा HCF है। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? जो दोनों नंबर्स का HCF है। HCF इज 8, तो हम बोल देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी बन सकती है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? 8 कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो दोनों का HCF है, 616 एंड 32। सिंपल क्वेश्चन, राइट एवरीवन? ओके देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड। अब वो कह रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करो और शो करो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो फिर से फर्स्ट स्टेप क्या सपोज करना है इसमें? ए किसको सपोज करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हम सबको पता है A इज इक्वल टू BQ+R। तो हमने A सपोज कर लिया, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। सेकेंड स्टेप में हमें B की वैल्यू चाहिए होती है, तो इन्होंने बोला 3m या फिर 3m+1। तो इसको बस कंपेयर करो BQ+R से, तो B की वैल्यू यहां से बनती है 3। ठीक है, तो मैंने B की वैल्यू 3 लिख दी। अब हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R चाहिए कि रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। उसके लिए हमें कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन इज कि रिमाइंडर 0 से तो बड़ा होता है या इक्वल टू 0 होता है, लेकिन B से छोटा होता है, ये कंडीशन। तो इससे रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2। रिमाइंडर की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैंने A की अलग अलग वैल्यूज निकाल ली। A की पहली वैल्यू बनती है BQ+R होता है ना, तो B कितना है? 3, 3Q+0। A की दूसरी वैल्यू है 3Q+1 और A की तीसरी वैल्यू है 3Q+2। ये तो A की वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया स्क्वायर।
स्क्वायर करो इनका और शो करो कि वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो। ठीक है, तो अब हम इनका स्क्वायर करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हमें ये तीन वैल्यूज याद रखनी है ए की, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, और हम इनका स्क्वायर करेंगे। राइट, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमने ली वो ली 3a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। अब प्लस 0 को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ये पहली वैल्यू है। उन्होंने बोला कि a का स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर हम सबको पता है कि 9q स्क्वायर होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ कि जो b है हमारा, जो हमारा डिवाइजर है वो 3 है। तो मुझे ये 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया 3q होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर, है ना। तो जो भी कॉमन बचा उसको m मान लो, जो भी कॉमन बचा उसको m मान लो, तो a स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि जब मैंने फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर करा तो वो 3m फॉर्म में आ गया। 3q स्क्वायर को मैंने m मान लिया, जो भी ब्रैकेट में आएगा उसको मैं m मान लूंगा। ओके, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड पार्ट था a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो राइट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, एंड दैट आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, तो 2ab कितना हो जाएगा, 6q। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ 9q स्क्वायर, फिर 6q और फिर प्लस 1। अब पहली दो टर्म्स में अगर हम ध्यान से देखें, फिर से मुझे 3 कॉमन लेना है क्योंकि मेरा डिवाइजर 3 है। अगर आप पिछले पेज पे देखो तो हमारा b 3 है, हमें b से मतलब है हमारा डिवाइजर 3 है, तो मैंने b 3 ले लिया। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन लिया पहली दो टर्म्स में, तो ब्रैकेट में आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस 1। तो जो भी ब्रैकेट में है उसको हमें क्या लिखना है, m। तो 3m प्लस 1, तो ए स्क्वायर बन, पहले ए स्क्वायर जो था वो 3m बना, अब जो ए स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 बन गया। राइट, अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। ए की हमने तीन वैल्यूज निकाली थी ना, ए की हमने तीन वैल्यूज जो निकाली थी वो ये थी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो तीसरी वैल्यू पे आ जाते हैं 3q प्लस 2 पे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो जब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो फिर से आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे 2ab किया तो बन जाएगा 12q प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप करने वाले हैं हम। अब मैंने आपको बताया कि b जो है हमारा, जो हमारा डिवाइजर है वो 3 है, और हमने ये भी पढ़ा कि रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 4 को, यहाँ पे लास्ट में आपको 4 दिख रहा है, 4 को मैंने ब्रेक करके 3 प्लस 1 लिख दिया। ये 3 प्लस 1 इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं पहली तीनों टर्म्स में, इन तीनों टर्म्स में 3 को कॉमन ले सकता हूँ। 3 मेरा डिवाइजर है, तो 3 कॉमन लेके ये बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ब्रैकेट कॉमन ले लिया, उसके बाद लास्ट में बच गया प्लस 1। तो अब मैंने आपको बताया कि जो भी ब्रैकेट में कॉमन आए उस पूरे को m मान लो, तो 3m प्लस 1। तो उन्होंने कहा था कि जो स्क्वायर है, क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होना चाहिए या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपने देखा कि पहले 3m आया और उसके बाद बाकी दोनों केसेस में 3m प्लस 1। तो हेंस प्रूव्ड कि जो स्क्वायर आएगा पॉजिटिव इंटीजर का वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म का आएगा। राइट एवरीवन, ओके देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करो तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ठीक है, तो फिर से हम इसमें वही करेंगे, a को मान लेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, a को मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टेप जो हम करने वाले हैं, अगर आप इसको कंपेयर करो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो मुझे b को 9 लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं b को 9 ले लूंगा तो r रिमाइंडर की इतनी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो मैं अपना काम आसान करने के लिए यहाँ पे b को 3 सपोज कर लेता हूँ। अभी आप उससे समझोगे कि 9m उससे कैसे आएगा, अभी आप समझ जाओगे कि वो कैसे आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो b को 3 मान लिया डिवाइजर को, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है रिमाइंडर की वैल्यू। तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है ये वाली, तो इससे रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 एंड 2। रिमाइंडर की ये वैल्यूज हैं। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गई,
पहला 3q प्लस 0, फिर 3q प्लस 1 एंड देन 3q प्लस 2। ये सारी वैल्यूज हो गई ए की। अब उन्होंने बोला क्यूब करने के लिए कि इसका क्यूब करो तीनों का, और 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले हम। 3q प्लस 0, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 को। तो जब मैंने a इज इक्वल टू 3q यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, प्लस 0 को हटा देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, मुझे क्यूब चाहिए तो दोनों साइड क्यूब कर दो। तो 3q का क्यूब क्या होगा, 27q क्यूब। अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो मुझे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 9, तभी तो 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, 3q क्यूब। तो जो भी ब्रैकेट में आता है उसको हम m लिख देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि जो क्यूब आया वो 9m के इक्वल आया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड चीज, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर से क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पे हमने क्यूबिंग करी तो a क्यूब इज इक्वल टू, अब a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर इंटू b, और लास्ट होता है 3a b स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी है, राइट एवरीवन। तो इससे a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, फिर से आ गया q स्क्वेयर, एंड लास्ट में आ गया 3 3 ज़ा 9 9q। रीअरेंज करके लिख देते हैं, है ना, जो q वाली टर्म्स हैं सारी उनको पहले लिख देते हैं, प्लस 27q स्क्वेयर प्लस 9q, और लास्ट में मैंने प्लस 1 लिख दिया। तो पहली तीन टर्म्स में हमें पता है क्या कॉमन है, हमें 9 ही कॉमन लेना है, मुझे तो 9 की ही जरूरत है। तो ये बन गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वेयर, एंड यहाँ पे बच गया q प्लस 1। तो ब्रैकेट जो भी होता है उस पूरे ब्रैकेट को लिख दो m, तो 9m प्लस 1। तो ये भी प्रूव हो गया कि a क्यूब जो है वो 9m प्लस 1 के इक्वल आया। अब बच गया तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, इसमें भी क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। तो जब इसमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करी तो ये बन गया a क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 इंटू a स्क्वेयर इंटू b प्लस 3a, और लास्ट में b स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 27 क्यू क्यूब, उसके बाद 8 एज इट इज आ गया, फिर लास्ट में 9 3 ज़ा 27, और 27 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 54 क्यू स्क्वेयर। और उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसमें देखो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये 36 क्यू, इसको भी रीअरेंज कर दिया, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वेयर प्लस 36 क्यू, एंड लास्ट में प्लस 8। तो अब कॉमन देखो, जो भी कॉमन है, फिर से कॉमन हमें 9 ही लेना है। तो जब 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो भी बच गया 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वेयर प्लस 4q, ये सब कॉमन बच गया, एंड लास्ट में प्लस 8। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ a क्यूब की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, a क्यूब की वैल्यू भी आ गई 9m प्लस 8। और यही हमारा क्वेश्चन में था कि या तो 9m आना चाहिए, या 9m प्लस 1 आना चाहिए, या 9m प्लस 8 आना चाहिए। तो ये तीनों हमारे आ गए जब हमने तीनों पार्ट को सिंप्लीफाई किया। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी है, बट अगर स्टेप वाइज समझे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट एवरीवन, क्लियर विद दिस। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। ये थी हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही सिंपल है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड, राइट। देन अब हम इसमें आगे बाकी के टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, आई होप आप सबको सॉल्यूशंस क्लियर है। ओके देन, बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन।